हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गापाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मल्हार से सेकंड चैप्टर दो गौरैया। बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये, मनोरंजक कहानी भी है, हास्य भी है इसके अंदर। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी हुई ये कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। क्लास 8 मल्हार का सेकंड चैप्टर दो गौरैया, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन, जो हमारा देश का डिवीजन हुआ ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। जो इंसान के नैतिक मूल्य होते हैं, जो इंसान के अंदर गुण होते हैं, उन गुणों का भीष्म साहनी ने बहुत अच्छा वर्णन अपनी कहानियों में किया है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और तमस पे टीवी सीरियल भी बन चुका है। इनका जो नॉवल है तमस, उस पर टीवी सीरियल बना हुआ है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला भीष्म साहनी को, और पद्म भूषण भी इन्हें मिला हुआ है। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं। चलिए, आप, ये कहानी थोड़ी लंबी है, बच्चे इतनी लंबी कहानी को पढ़ने में बहुत आलस करते हैं। तो अगर दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियो आप तक पहुंच गया है, तो आराम से बैठिए और कहानियाँ सुनिए। बड़े ही मनोरंजक तरीके से मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी, जिससे आपको इस पाठ के अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं ये भी पता चल जाएगा। और कल को जब आप इनके प्रश्नों के उत्तर देने लगेंगे तो भी आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाठ के अंदर की हर बात आपको पता होगी। तो आप ध्यान से इसे सुनिए वीडियो अंत तक। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 मल्हार चैप्टर 2 दो गौरैया, भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। तो ऐसा पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये भीष्म साहनी ने लिखा है। तो लेखक ने अपने बारे में कहानी लिखी हुई है कि घर में हम सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं। एक लेखक की माँ है, एक पिताजी और एक तीसरा लेखक है। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय कहते हैं जहां पर लोग आते हैं, रुकते हैं, 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, और फिर चले जाते हैं, उसे कहते हैं सराय। ये बहुत कम पैसों में अच्छी सुविधा देते हैं। होटल में तो चार्जेस देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तब आपको रुकने को मिलता है। 24 घंटे के किराए के हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन सराय में पैसे बहुत ही कम लिए जाते हैं। तो पिताजी ने कहा कि ये घर तो सराय बना हुआ है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। उन्हें शायद किसी बात पर गुस्सा आ रहा है और इसलिए वो ये बात रख रहे हैं कि ये घर जो है ना, ये सराय बन चुका है और हम जो घर के मालिक हैं, हम तो यहाँ पर मेहमान की तरह रह रहे हैं और इस घर के मालिक तो दूसरे बने हुए हैं। आगे पता चलेगा कि किन्हें वो कह रहे हैं। आंगन में आम का पेड़ है। आंगन में किस चीज का पेड़ है? आम का। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। तो लेखक के जो पिताजी हैं वो बहुत ही परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे आंगन में एक आम का पेड़ है। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, तो जो भी पक्षी कहीं से पहाड़ से या घाटी में से उड़ता हुआ आता है दिल्ली, तो वो दिल्ली में जब पहुंचता है तो सीधे लेखक के घर में पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। तो पिताजी गुस्से के कारण अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सारे पक्षी हमारे घर का पता लिखवा कर लाते हैं। जो भी पहाड़ों से इस तरफ को आता है सीधा हमारे घर ही आ जाता है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो शायद लेखक के पिताजी को पक्षियों का गाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो चिढ़ के गुस्से में बोल रहे हैं कि हमारे घर में इतना शोर मचा के रखते हैं। कभी तोते आ जाते हैं, कभी कौवे आ जाते हैं, कभी गौरैया आ जाती हैं, और इतना शोर मचता है इनका, और लोग इस आवाज़ को कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। तो
तो पिताजी आगे कह रहे हैं कि हमारे तो घर के अंदर का भी यही हाल है, इतने सैकड़ों तो चूहे यहाँ पर घर के अंदर बसे हुए हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते हैं, खूब शोर मचाते हैं, उधम मचाते हैं, हम लोग रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, बर्तन गिरा देते हैं, कभी किसी के डिब्बे को खोल देते हैं, कभी कोई कटोरी प्याली कप गिरा करके तोड़ देते हैं। और एक चूहा तो ऐसा जो अंगीठी के पीछे जा करके बैठना पसंद करता है, शायद वो बूढ़ा हो चुका है, उसे ठंड बहुत लगती है। और एक दूसरा चूहा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उससे फिर शायद गर्मी ज़्यादा लगती होगी। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, वह भी कभी कभी झांक जाती है। और पिताजी कह रहे हैं कि बिल्ली भी आती है हमारे घर में, हाँ रहती नहीं है हमारे घर में, लेकिन कभी ना कभी उसका भी चक्कर लगता रहता है घर में। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों में के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं। पिताजी बिल्ली का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भी उसका मन करता तो वो अंदर आ जाती है, दूध भी पी जाती है, और मन नहीं करता तो बाहर से ही झांक के और चक्कर लगा के चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे कह रही हो मैं फिर आऊंगी अभी। शायद शाम जब होने लगती है तो 2-3 चमगादड़ आ जाते हैं कमरे के अंदर, अपने पैर फैलाए, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज करने आए हैं, कसरत करने के लिए आए हैं। घर में हमारे कबूतर भी हैं, दिन भर उनकी गुटरगू कबूतरों की सुनाई देती रहती है। इतने पर भी यही बहुत नहीं है, छिपकलियां भी हैं इस घर में और बर्रे भी हैं, छिपकलियां भी हैं और ततैयां भी हैं। और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। तो चींटियां तो इतनी सारी हैं कि ऐसा लगता है जैसे पूरी फौज है और उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा बना रखा है, छावनी बना रखी है। अब एक दिन तो 2 गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी इसे हास्य रूप में बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ उनके घर में कि 2 गौरैया उड़ करके बाहर से आई और पूरे कमरे में उड़ उड़ के वो पूरे मकान में उड़ उड़ कर देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। तो लेखक के पिताजी बोले देखो ये हमारे मकान को ना पूरा छानबीन करके देख रही हैं कि ये मकान उनके रहने योग्य है या नहीं है। वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। तो गौरैया जो उड़कर अंदर आई थी वो कभी या तो रोशनदान पर बैठ जाती या किसी खिड़की पर बैठ जाती। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन के बाद क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। तो उस दिन तो वो उड़ गई। 2 दिन के बाद उन्होंने देखा कि उसने क्या किया, बैठक में जो पंखा लगा हुआ था, पंखे के ऊपर एक गोल सा होता है डब्बी की तरह से, उसके अंदर जाके उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया था। मतलब उसके अंदर वो अपना घोंसला बनाने लग गई थी। सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रहे हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। तो ये पिताजी वर्णन करें कि कैसे गौरैया उनके घर के अंदर आई और वहाँ पर आकर के उन्होंने पंखे पर अपना बसेरा बनाना शुरू किया, अपना घोंसला बनाना शुरू किया और वहाँ पे मज़े से बैठ करके वो अब अपना गाना गा रही हैं। उन्हें घर पसंद आ गया है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिला कर बोली अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया है। तो जब माँ ने देखा कि ये गौरैया जो पंखे के ऊपर बैठी हैं इन्होंने यहाँ अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया है, काफ़ी सारे तिनके लाकर घोंसले बना रही हैं। तो माँ ने कहा देखो अब आप कुछ भी प्रयास कर लो, ये नहीं उड़ेंगी क्योंकि इन्होंने अपना यहाँ पर घोंसला बना लिया। अगर घोंसला न बनाया होता और पहले ही कोशिश की होती उड़ाने की तो शायद ये चली भी जाती, लेकिन अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। इस बात पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले देखता हूँ कैसे रहती हैं यहाँ गौरैया, मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोला अच्छा ये हमारे घर में रहेगी घोंसला बना करके, मैं तो नहीं रहने दूंगा, देखता हूँ कैसे रहती है, मैं अभी उड़ाता हूँ इनको। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग किया। तो माँ ने बड़ा कटाक्ष करके पिताजी को कहा हाँ चूहे तो आपसे भगाए नहीं गए, ये गौरैया को क्या भगाओगे, रहने दो। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शू शू करते। तो पिताजी ने कहा अच्छा कि माँ मेरे पर व्यंग कर रही है, मतलब कि मैं नहीं उड़ा सकता हूँ इनको, मेरा मजाक उड़ा रही है। तो उन्हें भी जोश आ गया। वो सीधे जा करके पंखे के नीचे खड़े हो गए और जो जैसे ताली बजाने लगे कि
हट हट कूद कूद के उसको गौरैया को भगाने की कोशिश करने लगे, अपनी अपनी बाहें जाते हैं हट 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 करके। लेकिन गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। तो गौरैया ने देखा नीचे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, 2 गौरैया थी वहाँ पर। दोनों ने अपने घोंसले से निकल के नीचे की तरफ को देखा और उसके बाद वो भी ची ची करने लगी और माँ को हंसी आ गई। तो माँ हंसने लगी कि तुम उन्हें डांट रहे हो, वो तुम्हें डांट रही है। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है, नाच क्यों रहा है। तो माँ को मजाक करने की आदत थी लेखक की माँ को, तो वो हंस करके बोली कि मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये जो नीचे आदमी खड़ा है ये है कौन और नाच क्यों रहा है। वो ऐसे से हिला रहे थे ना, वो शी 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 करके, तो माँ ने मजाक कर दिया। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से ही ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डहने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो गौरैया क्या हुआ कि जब उनके पिताजी ज़्यादा ऐसे ऐसे करके उड़ाने लगे गौरैया को तेज तेज से, तो गौरैया अपने घोंसले में से निकली और दूसरे पंखे के पंखुड़ी पे जा कर के बैठ गई। तो शायद उनको पिताजी डांस कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए जाके वहाँ बैठ के गई और वहाँ से वो देखने लगी। तो माँ ने कहा हंसते हुए कि भाई बेकार में कोशिश कर रहे हो, रहने दो, ये अब नहीं उड़ेंगी क्योंकि इन्होंने घोंसले में अंडे दे दिए हैं, अपने अंडे को छोड़ के थोड़ी ना जाएंगी। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा करके ले आए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जाकर बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठक 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 किया। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। तो जब पिताजी ने उस डंडे से उनके घोंसले पर पंखे पर मारा, ठक 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 किया, तो गौरैया ने क्या किया, अपने घोंसले से उड़ी और पर्दे के डंडे पर वो जाकर के बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। तो माँ तो मजे ले रही है बैठी बैठी पिताजी के, और पिताजी बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि गौरैया उनके घर से भाग जाए। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा गौरैया का अपने घर में रहना, तो वो एक बड़ा सा डंडा लेके आए हैं और पंखे पे मार रहे हैं ठक 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 ठक, ये उड़ जाए करके। तो माँ मजाक उड़ा रही है कि अरे इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो, पंखे को ऑन कर दो, पंखा ऑन होगा, पंखा घूमने लगेगा तो चिड़िया उड़ जाएगी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। पिताजी ने डंडे से पर्दे पर मारा जहाँ पर जाके गौरैया बैठ गई थी, तो गौरैया वहाँ से उड़कर एक किचन के दरवाजे पर, एक सीढ़ी के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी के दरवाजे बंद कर दो, तब ये निकलेगी, है ना। ऐसा ही होता है, कई बार चिड़िया हमारे घर में भी अंदर घुस आती है तो हम क्या करते हैं, सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और एक दरवाजा थोड़ा सा खुला रखते हैं, इतना सा उस दरवाजे को भी, ताकि वहां से रोशनी आए तो चिड़िया को अंदाज हो कि यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, और तब हम ऐसे ऐसे करके चिड़िया को भगाते हैं तो वो उस दरवाजे से निकल जाती है। तो माँ ने यही समझाया पिताजी को कि सारे दरवाजे खोल रखे हैं, इनको बंद करो, सिर्फ एक दरवाजे को खुला रखो, तब ये निकलेगी। अब पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तो पिताजी बेचारे तो बहुत ही परेशान हो रहे थे, ऊपर से माँ उन्हें परेशान कर रही थी। तो पिताजी लेखक के ऊपर चिल्ला रहे कि तू क्या कर रहा है, खड़ा होकर देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पे फिर हमला बोला। ऐसे करते करते एक बार तो ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि लाठी जो है माँ के सिर पर लगेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बचाव हो गया। तो चीची करती हुई चिड़िया कभी यहाँ बैठती, कभी दूसरी जगह बैठती। फिर लास्ट में क्या हुआ कि वो दोनों भी किचन की ओर खुलने वाला जो दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ ताली बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए हुए आकर के कुर्सी पर बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। तो पिताजी ने ऑर्डर दिया, आज सारे दरवाजे करके बंद रहेंगे, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़कर चली जाएंगी। तो पिताजी ने कहा कि आज सारे दरवाजे घर के बंद रहने चाहिए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर एक दिन ये चिड़िया घर से बाहर रहेंगी तो ये घर छोड़कर चली जाएंगी।
तभी पंखे के ऊपर से चींची चींची आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। तो इतनी देर में उनको उसी घोंसले में से फिर चींची चींची की आवाज आने लग गई। तो माँ तो फिर हंसने लग गई और लेखक ने जब ऊपर सिर करके देखा तो वो गौरैया तो वापस बैठी थी वहां पर अपने घोंसले में। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। दरवाजा तो बंद कर दिए लेकिन दरवाजे के नीचे जगह थी, वो नीचे से घुस आई है। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। पिताजी को गुस्सा आ गई, माँ आराम से बैठी हुई है, मदद तो करनी रही पिताजी की, और पिताजी जो भी कोशिश कर रहे हैं उस पर वो हंस रही है। तो पिताजी को गुस्सा आना तो जायज ही है। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े मतलब उन्होंने कमर कस ली कि अब तो मुझे इनको निकालना ही निकालना। पीछे पड़ गए उनके। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए। दरवाजे के नीचे जो जगह थी जहाँ से गौरैया दोबारा घुस के आई थी वहां उन्होंने कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं भी कोई छेद बचा ना रहे, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची चींची करती हुई फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वो रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। इस बार चिड़िया ने क्या से कोशिश की, रोशनदान से मजे से वो अंदर आ गई, क्योंकि रोशनदान का एक शीशा टूटा हुआ था, जगह थी, तो वहां से गौरैया अंदर आ गई। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो माँ ने बड़ी समझदारी से कहा कि रहने दो, इनको बाहर मत निकालो, क्योंकि इन्होंने अब तक ना उस घोंसले में अंडे दिए होंगे, तो अपने अंडों को छोड़कर ये नहीं जाएंगी, इसलिए इनको कोशिश करना बेकार है। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़िया को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। तो पिताजी बोले अच्छा रहने दो इनको अंदर, पूरा कालीन हमारा खराब कर देंगे बीट करके। तो पिताजी बोले, कुर्सी पर चढ़ करके रोशनदान में उन्होंने कपड़ा ठूसा और लाठी को झुलाते हुए एक बार फिर चिड़िया को करके खदेड़ करके बाहर भगा दिया। अब वो चिड़िया बेचारी जा करके आंगन की दीवार पर बैठ गई। इतने में रात हो गई, इतना करते करते रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, हम अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। लेखक ने खाना वाना खाया और सोने के लिए छत पे जा रहा था ऊपर। तो छत पे जाते जाते उसने कहा एक बार देखो तो सही, आंगन की दीवार पर देखा तो वहाँ चिड़िया बैठी नहीं थी। तो लेखक ने सोचा भाई हाँ बेचारी थक हार गई होंगी, बार बार भगा रहे हैं सोच करके वो यहाँ इस जगह छोड़ गई होगी, कहीं और चली गई होगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। दूसरे दिन तो इतवार था। अब जब ये लोग छत पे सोए थे तो नीचे उतर के आए सुबह, तो इन्होंने देखा कि गौरैया तो फिर से वहीं पे बैठी है और मल्हार गा रही है। मल्हार आपकी किताब का नाम भी है। मल्हार का शाब्दिक अर्थ है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। ठीक है, तो पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। पिताजी ने फिर लाठी उठाई, ठक 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 करके उनको बाहर निकाल दिया। अब तो उनको पता था कि दरवाजे के नीचे से आएगी, रोशनदान में से आएगी, दूसरे दरवाजे से आएगी, तो सब उन्होंने पहले से ही बंद कर रखा था। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वह अंदर घुस आती। तो अब ये इनका रोज का काम हो गया कि दिन भर वो बाहर रहती और रात को वो अंदर आ जाती थी। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वो भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोचकर निकाल देंगे और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठाकर ले आए। तो अब ये रोज का काम हो गया कि रोज डंडे से ठक-ठक करो, गौरैया को बाहर भगाओ। शाम को रात को गौरैया फिर आ जाती थी। तो पिताजी ने कहा मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, तंग तो मैं बहुत आ गया हूँ इनसे, तो अब मैं इनको बताकर ही छोड़ूंगा, इनको निकाल कर ही छोड़ूंगा। तो उन्होंने क्या फैसला लिया कि मैं इस गौरैया का घोंसला ही निकाल कर फेंक देता हूँ। वो बाहर से अपना एक स्टूल उठाकर लेकर गए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। तो बहुत बड़ी बात कह दी पिताजी ने कि अगर किसी को बाहर निकालना है तो उसका घर ही तोड़ दो, सीधा
घर टूट जाएगा तो फिर रहेगा कहाँ बेचारा। तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को निकालना ना उसका घर तोड़ दो। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे गौरैया ने अपने घोंसले को सजाने के लिए वो तिनके खुद से ही बाहर निकाले हैं झालर की तरह। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा तो 2 तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। तो पिताजी ने क्या किया कि उस डंडे से जब घोंसले में से तिनकों को खींचा तो 2 तिनके उसमें से निकल आए। चलो 2 तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तो माँ ने फिर से एक व्यंग कर दिया कि हाँ 2 तिनके आपने निकाल दिए, 2000 तिनके होंगे वो भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा, मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। तो लेखक कहता है कि इतनी देर में मैंने देखा कि बाहर आंगन की दीवार पर दोनों गौरैया बैठी थी और दोनों को देख करके मुझे लगा कि ये थोड़ी सी दुबली यानी पतली भी हो गई हैं और काली भी पड़ गई हैं। अब वो चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। अब पिताजी ने लाठी का एक सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखा और वहीं रखे रखे उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे जैसे हम लोग मैगी में नहीं अपना फोक ऐसे लपेटते हैं, इस तरह से उन्होंने लाठी घुमाई तो वो तिनके उस पर लिपटने लगे। लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। अब जब वो तिनके लाठी में घूम गए तो लाठी के साथ बंध गए वो एक तरह से, तो फिर लाठी को खींचने से घोंसला पूरा का पूरा खींचने लगा। वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। पूरा घोंसला ही उस लाठी के आसपास आने लग गया। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। इतना हो गया कि मतलब ऐसा था कि वो घोंसला लाठी के साथ नीचे ही आया था, पूरा उसके साथ लिपटने लग गया। तो इतनी देर में ची 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 की आवाज आई। पिताजी के हाथ ठिठक गए यानी रुक गए। क्या क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये गौरैया चींची चींची कर रही हैं, तो गौरैया शायद उड़ करके अंदर आ गई हैं। लेकिन जैसे ही हमने बाहर की ओर देखा तो गौरैया तो वहीं बैठी थी चुपचाप एकदम गुमसुम सी उसी दीवार पर। फिर से चींची चींची की फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, लेखक ने ऊपर की तरफ देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची 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 किए जा रही थी। वो घोंसले के अंदर छोटी छोटी गौरैया थी, छोटे बच्चे निकल आए होंगे अंडे में से, तो वो कर रहे थे ची 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 ची। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और जिस पर लिपटा घोंसले का बहुत सारा हिस्सा था। उस लाठी में घोंसला काफी सारा लिपटा हुआ था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया अभी भी झांक रही थी उस घोंसले में से नीचे और चींची चींची कर रही थी, मानो अपना परिचय दे रही हूँ, बता रही हूँ कि हम हैं यहाँ पर, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। ऐसा उनकी चींची करने से लेखक को ऐसा लगा कि वो पूछ रहे हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, हम हैं इस घोंसले के अंदर। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक का मतलब होता है हैरानी से। मैं उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं। इतना होने पर जब छोटे छोटे बच्चों का चेहरा देख लिया पिताजी ने कि उस घोंसले में छोटी छोटी गौरैया हैं, तो पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी को उन्होंने निकाल लिया और लाठी एक तरफ रख दी और चुपचाप से कुर्सी पर आकर के बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सारे दरवाजे माँ ने खोल दिए। नन्ही चिड़िया, छोटी वाली चिड़िया जो घोंसले के अंदर थी ना, अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहे। तो अंत में जब पिताजी ने घोंसले में छोटी छोटी गौरैया को देख लिया तो उनका मन भी पसीज गया, क्योंकि उसके अंदर जान थी ना, छोटे बच्चे थे, तो वो भी घोंसले को तोड़ नहीं पाए और आकर के चुपचाप से बैठ गए। और बच्चे चींची चींची कर रहे थे तो बाहर से उनके मम्मी पापा उड़ करके आए और घोंसले में आके अपने बच्चों के मुंह में वो दाना खिलाने लगे उनको।
चुग्गा देने लगे। चुग्गा मतलब भोजन लाए थे उनके लिए, वो देने लगे और पूरे कमरे में चारों का ची 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 करके शोर होने लग गया। लेकिन पिताजी अब मुस्कुरा रहे हैं, उनका दिल पसीज गया। अंत में किसी के छोटे छोटे बच्चों की जान वो नहीं ले सके, उनका घर वो नष्ट नहीं कर सके, तो वो मुस्कुराने लगे। तो लेखक का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी बहुत बढ़िया कहानियाँ लिखते हैं और उन्हीं खूबसूरत कहानियों में से एक ये भी कहानी है दो गौरैया। जो ये थी आपकी कहानी दो गौरैया, क्लास 8 मल्हार का सेकंड चैप्टर, भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी दो गौरैया। इसका व्याख्या अर्थ सहित मैंने आपको समझाई। जो मुश्किल शब्द थे उनके अर्थ में आपको बताती रही, साथ में आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी अगर आपने दुर्गापाल मैम की क्लास में ध्यान लगाया होगा तो। और दूसरी शर्त यह कि आपने दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर रखा है, तभी आपको समझ में भी आएगा। अब करिए 4 काम। पहला है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, और तीसरा है सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चौथा है बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही मैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर डालूंगी ना कल, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, जा करके वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.